हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। ओके, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में। लास्ट टाइम हमने जो कवर किया था, हम उसके आगे का पार्ट कवर करेंगे दोस्तों। और ये हमारा पार्ट 6 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक हमने ऑलरेडी अपने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं दोस्तों। इन केस अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप इनको एक बार पढ़ लें दोस्तों। ओके, हमने मोटिवेशनल थ्योरी की प्रोसेस थ्योरी, मोटिवेशन में प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन होती है, उसमें कुछ पार्ट हमने कवर कर रखे हैं दोस्तों। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड हमने कवर कर रखी है। आज हम उसके कुछ अदर मोटिवेशनल जो थ्योरीज है वो कवर करेंगे दोस्तों। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट टाइम एक बार हम रिवीजन कर रहे थे कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या कवर कर लिया था, जिससे हमको थोड़ा सा इजी रहेगा नेक्स्ट टॉपिक कवर करने के लिए। लास्ट टाइम दोस्तों, जैसा कि आपने अगर पार्ट 5 जो हमारा 5th लेक्चर है जो आपने देखा होगा, तो उसमें हमने बताया था कि थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में 2 टाइप्स की थ्योरीज रहती हैं। फर्स्ट रहता है कंटेंट थ्योरी और सेकंड रहती है आपकी प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी में हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था दोस्तों, वो मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड कवर किया था। फिर हमने हर्ट्ज़बर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी कवर किया था। उसके बाद हमने जो डेविड मैकक्लेलैंड ने जो मैक्ग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई दी थी दोस्तों, उसको हमने कवर कर लिया था दोस्तों। आज हम उसके 2 मोर थ्योरी, जो कंटेंट थ्योरी में 2 और थ्योरी आती हैं दोस्तों, वो रहती है ईआरजी थ्योरी जो अल्डफर ने दी थी, एंड मैकक्लेलैंड ने जो दिया है वो है 3 नीड्स थ्योरी। इसको हम कवर करेंगे। साथ में हम प्रोसेस थ्योरी कवर करेंगे, जिसमें आपका एडम्स इक्विटी थ्योरी आती है, ब्रूम्स की एक्सपेक्टेंसी मॉडल आता है, देन पॉटर एंड लॉरा मॉडल आता है, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे दोस्तों गोल सेटिंग थ्योरी जो कि लॉके ने दी थी। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर दोस्तों। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम लेक्चर अपना स्टार्ट करें, आपसे बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इससे यही है जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और हम आपके लिए नए नए वीडियो लेके आते हैं। तो हाँ, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज दोस्तों अल्डफर की ईआरजी थ्योरी जो अल्डफर ने दी थी। अल्डफर ने क्या बोला था, पहले हम एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अल्डफर ने क्या बोला दोस्तों, अल्डफर ने बोला था, अल्डफर प्रपोज्ड ए मॉडल मॉडिफाइड वर्जन ऑफ मैस्लो हायरार्की थ्योरी एंड लेबल्ड हैज ईआरजी थ्योरी। देयर आर 3 कोर नीड: एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। तो बेसिकली अल्डफर ने क्या बोला, जो मैस्लो ने बोला था उसको इन्हांस करके उसमें अपने जो कुछ पार्ट ऐड करके अल्डफर ने थ्योरी अपनी दी थी, इसको बोलते हैं ईआरजी थ्योरी। ई का मतलब होता है एग्जिस्टेंस, आर का मतलब होता है रिलेटेडनेस, एंड जी का मतलब होता है ग्रोथ दोस्तों। ओके, तो इसको हम एक डेप्थ में एक बार हम फर्स्ट रिकॉल करते हैं कि हमने वो जो मैस्लो में पढ़ा था वो क्या पढ़ा दोस्तों। देखिए, मैंने आपको जैसा कि बताया था, मैस्लो ने एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का दिया था, अपनी थ्योरी दी थी पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में, जिसने उसने 5 पार्ट थे। जो फर्स्ट था आपका दोस्तों वो था फिजियोलॉजिकल नीड। ओके, सेकंड जो आपका था वो था सेफ्टी। थर्ड था आपका लव एंड बिलोंगिंग। ओके, और जो फोर्थ था आपका वो था आपका सेल्फ एस्टीम। और जो फिफ्थ था आपका वो था आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ओके दोस्तों, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। बट अभी इसने क्या किया, इन्हीं जो मैस्लो ने जो थ्योरी दी थी, इसी को बेसिकली सेम थ्योरी को उसने पार्ट में डिवाइड किया, और जिसको नाम दिया एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। ओके, तो इसने क्या किया दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, इसने जो ये फर्स्ट और जो सेकंड वाला पार्ट है, इसको इसने नाम दिया एग्जिस्टेंस। ओके, तो जो मैस्लो का फिजियोलॉजिकल वाला जो पार्ट था और जो सेफ्टी वाला पार्ट था, उसको इसने कहा एग्जिस्टेंस। ओके, उसके बाद आपका जो लव वाला जो पार्ट है और सेल्फ एस्टीम का हाफ, ओके, नीचे वाला जो पार्ट है, उसको इसने बोला रिलेटेडनेस। ओके, उसके बाद इसने जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो पार्ट था उससे लेके जो जो सेल्फ एस्टीम का जो अपर पार्ट है, इसको उसने बोला ग्रोथ। ओके, तो आपने जैसा कि देखा कि जो मैस्लो हायरार्की का जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट था, उसको उसने बोला कि एग्जिस्टेंस। फिर जो लव एंड बिलोंगिंग से लेके हाफ ऑफ सेल्फ एस्टीम का उसने बोला रिलेटेडनेस। उसके बाद उसने बोला
कि जो अपर पार्ट है सेल्फ एस्टीम का और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो स्टेज है वहाँ तक उसने बोला कि ये ग्रोथ वाला पार्ट है। ओके, तो बेसिकली ये है एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। इसमें कुछ थ्योरी नहीं है, मैस्लो का एक्सटेंशन वर्जन है, बट हमको ये याद रखना है कि कौन सा पार्ट उसने किस चीज़ में कवर किया था। जैसे मैंने आपको एक बार फिर से रिवीजन कर लेते दोस्तों हम लोग, कि उसने क्या बोला कि जो सेफ एंड फिजियोलॉजिकल वाला पार्ट है वो एग्जिस्टेंस में कवर किया है, फिर प्लस जो लव एंड हाफ ऑफ सेल्फ एस्टीम वाला रिलेटेडनेस में, और जो आपका हाफ जो अपर पार्ट है सेल्फ एस्टीम का और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाला जो पार्ट है उसको उन्होंने ग्रोथ में कवर किया है। अल्डफर ने इतना ही बोला था। अल्डफर इसी को बोलते हैं अल्डफर ERG थ्योरी। ओके, इट्स एक्सटेंशन वर्जन ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। ओके, याद रखना है दोस्तों हमको। ओके, होपफुली अभी आपको सारा क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जैसा मैंने आपको बताया कि बेसिकली जो अल्डफर ने बोला है, जो सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो तो आपको मैस्लो ने दी थी, लेकिन उसके बाद अल्डफर ने उसको एक्सटेंशन वर्जन उसका निकाला है। आप ये नहीं बोल सकते कि उसी को उसने रिपीट किया है, बट उसने अपना थोड़ी सी अपनी जो स्टडी थी उसको अपना कंटिन्यू किया, उसमें और डेप्थ कंटिन्यू किया, और उसके बाद ये अपनी थ्योरी उसने प्रपोज की थी। ओके, नेक्स्ट थ्योरी दोस्तों, हमने ये ERG थ्योरी पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी है वो है मैक्लीलैंड्स 3 नीड्स थ्योरी। तो मैक्लीलैंड ने बेसिकली क्या बोला था, मैक्लीलैंड ने बोला कि जो इंडिविजुअल होता है उसको वर्क लाइफ में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो रहता है वो रहता है आपका नीड फॉर अचीवमेंट, और सेकंड जो रहता है वो रहता है नीड फॉर पावर, और जो थर्ड रहता है वो रहता है नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, जो फर्स्ट रहता है वो है आपका दोस्तों नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड है नीड फॉर पावर, एंड जो थर्ड रहता है वो है आपका नीड फॉर एफिलिएशन। ओके, तो जैसा कि हम इसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो अचीवमेंट वाला जो आपका पार्ट है दोस्तों, जो अपना अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट। ओके, तो इसमें उसने क्या कवर किया कि जो इंडिविजुअल जो होता है, अगर वो जॉब में रहता है, एम्प्लॉय हम उसको बोल सकते हैं, तो अगर उसको अचीवमेंट चाहिए होता है तो वो अचीवमेंट के लिए क्या करता है कि कुछ जो टास्क होते हैं वो टफ टास्क लेता है ऑफिस में, कि मैं उसको करूँगा तो मुझे अचीवमेंट मिलेगा। ओके, तो ऑफिस में जो होते हैं उसके टास्क टफ लेता है, काम करता है, फोकस के साथ काम करता है, जिससे उसको बिलीव रहता है कि वो कुछ अचीव कर रहा है। ओके, तो वो ये है, वो बोलता है कि नीड फॉर अचीवमेंट, उसको अचीवमेंट की ज़रूरत होती है, इसलिए वो ये सब काम करता है। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि नीड फॉर पावर। ओके, इसके बाद बोला कि नीड फॉर पावर, पावर क्यों चाहिए होता है इसको, तो पावर, ओके, तो पावर क्यों चाहिए होता है, क्योंकि जब वो पीपल हु हैव नीड फॉर पावर प्रेफर टू वर्क एंड ए प्लेस ए हाई वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन। तो वो क्या करते हैं, अगर उसको पावर चाहिए, जो पावर चाहिए, तो उसके लिए वो करता है, वो ऐसी जगह काम करता है यहाँ पे हाई वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन होना चाहिए, है ओके, वहाँ पे उसको पावर मिलती है। तो इसकी भी उसको ज़रूरत पड़ती है, जो इंडिविजुअल होता है, जो अपन जैसे अगर हम आगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट होते जाते हैं तो हमको पावर जो ज़्यादा मिलती जाती है। ओके, तो उतना आपको डिसिप्लिन भी होना चाहिए आप में, इंडिविजुअल में उतना डिसिप्लिन भी होना चाहिए जिससे वो अपना जो पावर को सही यूज़ करेगा और उसको जो पावर चाहिए वो उसको मिल जाती है दोस्तों। ओके, उसके बाद जो आता है वो आता है आपका एफिलिएशन। ओके, उसके बाद जो आता है आपका वो आता है एफिलिएशन। तो एफिलिएशन में क्या होता है, जो जिसको अगर एफिलिएशन चाहिए होता है वो क्या करता है, सोशल गैदरिंग करता है, सोशल गैदरिंग करता है, लोगों के साथ मिलता है, मीटिंग करता है, जिससे उसको एफिलिएशन मिलता है। लोग बोलते हैं हाँ ये अच्छा इंसान, मतलब एक सेल्फ बिलोंगिंग टाइप का, सेल्फ एस्टीम टाइप की बात आ जाती है, उसको मिलना पसंद आता है, जिससे उसको एफिलिएशन मिलता है। तो बेसिकली अल्फा ने 3 चीज़ें दी थी। जो फर्स्ट दिया था वो दिया था जो फर्स्ट दिया था वो उसने बोला कि अचीवमेंट, नीड फॉर अचीवमेंट होता है, नीड फॉर पावर होता है, और नीड फॉर एफिलिएशन होता है दोस्तों। होपफुली आपको ये दोनों थ्योरी, जो लास्ट थ्योरी थी प्रोसेस थ्योरी की, वो आपको क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। ओके, अब हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो प्रोसेस थ्योरी, अभी हमने सारी थ्योरी जो कवर की थी वो हमने कवर की थी कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए। अब हम जो बोलने वाले हैं, बात करने वाले हैं, या जो पढ़ने वाले हैं, वो हम बात करने वाले हैं कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के लिए। ओके,
कंटेनिंग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें जो फर्स्ट थ्योरी जो हमारी आती है वो आती है एडम्स इक्विटी थ्योरी। बहुत पॉपुलर थ्योरी है दोस्तों, एडम्स इक्विटी थ्योरी। ये थ्योरी एडम्स ने दी थी। साइंटिस्ट का मैं आपको पूरा नाम बता देता हूँ, उनका नाम है जॉन एडम्स। इन्होंने 1960 में ये थ्योरी दी थी दोस्तों। किसने दी थी दोस्तों? जॉन एडम्स ने। आपको याद रखना है, जे एडम्स इनका पूरा नाम था और इन्होंने 1960 में ये थ्योरी दी थी, एडम्स थ्योरी। ये साइकोलॉजिस्ट थे, जॉन एडम्स वॉज साइकोलॉजिस्ट। ओके, तो आपको याद रखना है उनका पूरा नाम था जॉन एडम्स। पूरा नाम तो था जे एस एडम, मतलब जॉन स्टैकी एडम्स, बट इन्होंने जो थ्योरी दी थी उनको पॉपुलरली बोलते जे एडम्स, एडम्स इक्विटी थ्योरी 1960 में दी दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं इन्होंने कहा क्या था। इन्होंने बोला कि एडम्स प्रपोज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन बेस्ड ऑन द प्रपोजिशन दैट एवरीवन tend to compare the ratio of his or her input and outcome with input and outcome ratio of other person। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि एडम्स ने क्या बोला। ओके, इसको बहुत ही सिंपल टर्म से समझेंगे, हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे दोस्तों। तो उस एडम्स ने बेसिकली क्या बोला कि इसने दो पार्ट बनाए। इसने बोला ये इक्वल टू है, ये एडम्स खुद है, ठीक है, ये आप हैं दोस्तों, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में अदर। तो जो इंडिविजुअल होता है वो क्या करता है, जो उसको ऑर्गेनाइजेशन में इनपुट मिला, ओके, और जो उसने आउटपुट दिया, ओके, वो कंपेयर करता है जो सामने वाले के, जो अदर पर्सन है आपका, उसके इनपुट को, उसको कितना इनपुट मिला और उसने क्या आउटकम दिया। ओके, ये दोनों वो बोलता है ये दोनों बैलेंस होना चाहिए। एडम्स इक्विटी, मतलब इक्विटी इन द सेंस इक्विटेबल होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। अगर आपको इनपुट कम मिला, आपने आउटपुट ज़्यादा दिया, और सामने वाले को इनपुट सेम मिला बट उसने आउटकम कम दिया, लेकिन सैलरी दोनों को बराबर मिल रही है। ओके, सैलरी दोनों को बराबर मिल रही है, तो आप क्या सोचेंगे कि यार सेम इनपुट पे जो इनपुट मुझे मिला, जो इनपुट इसको मिला, और इसने इसको आउटपुट ज़्यादा कैसे मिल गया। मतलब आउटपुट मैंने ज़्यादा दिया, इसने आउटपुट कम दिया, फिर भी दोनों को सैलरी बराबर मिल रही है। तो ये इक्विटी वाला फॉर्म नहीं हुआ दोस्तों। इस केस में क्या होगा, अगर इस केस में क्या होगा, आप ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप कम काम करना स्टार्ट कर देंगे, राइट दोस्तों। तो आप कम काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो एडम्स ने यही बोला कि दोनों चीज़ों में बराबरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बराबरी नहीं होगी तो लोगों में एक दूसरे के प्रति इशू आएगा ऑर्गेनाइजेशन में, और वो काम में सफ़र होगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए बस दोस्तों एडम्स ने इतना ही बोला था कि एडम्स इक्विटी थ्योरी कि दोनों चीज़ों में इक्विटी बराबर होनी चाहिए। ओके, दोनों में समानांतर हो चाहिए। जो उसका इनपुट है वो और जो उसका आउटकम है वो इंडिविजुअल का और जो उसके कलीग्स हैं उन दोनों का बराबर होना चाहिए। ओके, तो आपको होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। एडम्स इक्विटी थ्योरी बहुत ही सिंपल तरीके से हमने समझा। इसके बाद आता है दोस्तों ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। तो ब्रूम ने क्या बोला ऐसा, ओके, ठीक है, ब्रूम ने क्या बोला, पहले हम एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर हम उसको अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ब्रूम ने बोला कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरी रिलेट टू चॉइस बिहेवियर। द थ्योरी स्टेट्स that individual will evaluate various strategies of behavior and then choose the particular strategy that they believe will lead to these work related reward that they value। ओके, तो आपको नहीं समझ में आएगा दोस्तों, बहुत ही टिपिकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बट हम उसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं दोस्तों। तो बेसिकली जो आपके ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, ये आपको ब्रूम ने दिया था दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ये ब्रूम्स ने दिया था। इसके बाद इसने क्या कहा कि जो पहले जो इंडिविजुअल होता है ओके, जो कहाँ एम्प्लॉय होता है वो क्या करता है, वो पहले से रिवॉर्ड पता करता है कि मुझे ये रिवॉर्ड चाहिए। ओके, एक बार हम देख लेते हैं उसने क्या बोला था। उसने बोला कि इंडिविजुअल जो होता है वो रिवॉर्ड पता कर लेता है कि मुझे तो ये रिवॉर्ड चाहिए। अब इस रिवॉर्ड को अगर मुझे चाहिए तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा और कितने टाइम में उसको एकम्प्लिश करना पड़ेगा, अचीव करना पड़ेगा। ओके, तो वो बस बेसिकली उसने ये बोला कि जो इंडिविजुअल जो होता है वो काम उतना करता है जितना उसको रिवॉर्ड चाहिए होता है। अगर किसी को ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो वो ज़्यादा काम करता है। ओके, तो जो वो अपना जो टास्क जो उसको करना होता है वो बेसिस की रिवॉर्ड उसको क्या चाहिए उसके बेसिस पे ही वो डिसाइड कर लेता है कि उसको कितना काम करना है दोस्तों। यही ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल है, इसी ब्रूम ने यही बोला था। ओके,
वर्क रिलेटेड जो रिवॉर्ड रहते हैं वो पहले पता कर लेता है दोस्तों कि हमको क्या चाहिए होता है, उसी के बेसिस पे इंडिविजुअल काम करता है और उसी से उसको मोटिवेशन मिलता है। अगर उसको ये रिवॉर्ड नहीं पता होंगे तो वो काम सोचेगा आई डोंट नो कि रिवॉर्ड मुझे कितना रिवॉर्ड मिलने वाला है, मैं इतना काम तो कर रहा हूँ बट मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा, तो वो फिर वो काम उतना नहीं करता है। लेकिन अगर उसको पता हो कि उसको इस काम करने से ये रिवॉर्ड पहले से ही उसको पता हो कि ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो डेफिनेटली उस काम को कम टाइम में करेगा और ज़्यादा अच्छे से करेगा। ओके दोस्तों, तो होपफुली आपको दो थ्योरी जो हमने आज पढ़ाई प्रोसेस थ्योरी में, एडम सिक्योरिटी थ्योरी एंड ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल क्लियर होगा। अब हम आगे जाते हैं। आगे जो हमारा है दोस्तों वो है पॉटर एंड लॉलर मॉडल। इसने पॉटर एंड लॉलर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, इसने बस केवल जो जो आपको ब्रूम ने बोला, ओके, एफर्ट प्रोबेबिलिटी रिवॉर्ड। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ब्रूम ने क्या बोला था कि जो आपका मोटिवेशन होता है वो आपकी तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो फर्स्ट इज़ वैलेंस, सेकंड इज एक्सपेक्टेंसी और प्लस जो लास्ट में रहता है वो रहता है आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी। तो हम एक बार देख लेते हैं दोस्तों, वैलेंस, ठीक है, फिर ई जो आपका रहता है वो रहता है एक्सपेक्टेंसी, ओके, और फिर आई से मीनिंग होता है आपका इंस्ट्रूमेंटलिटी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो रहता है M4 होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन जो रहता है वो आपका इन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ओके। अभी वैलेंस का मतलब क्या होता है? वैलेंस का मतलब होता है वैलेंस जो मीजर द वैल्यू ऑफ ए पर्सन अटैचेस टू अ गिवन रिवॉर्ड। मतलब एक रिवॉर्ड के साथ क्या जो वैल्यू है, पर्सन की जो वैल्यूज़ हैं वो अटैच है। तो पहले मैंने आपको जैसा बताया कि पहले वो रिवॉर्ड के बारे में देखता है कि मुझे क्या रिवॉर्ड चाहिए, तो पहले वो रिवॉर्ड देखता है। उसके बाद वो एक्सपेक्टेंसी करता है कि द पर्सन कॉन्फिडेंस इज बीइंग एबल टू गेट द रिजल्ट एक्सपेक्टेड, कि मतलब वो उसको उतना जो रिजल्ट है उसको उस रिवॉर्ड को पाने के लिए क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो एक्सपेक्टेंसी में आ जाता है। फिर इंस्ट्रूमेंटलिटी में आता है कि जो इंडिविजुअल होता है उसको वो क्या कितना बिलीव कर पाएगा कि मैं ये पार्ट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ओके। अगर वो इन तीन चीज़ों में से तीनों चीज़ों को वो मानता है कि मैं कर पाऊंगा, तो उसको वो मोटिवेशन मिलता है और वो रिवॉर्ड मिल जाता है। इन केस वो अगर सोचता है इनमें से एक भी चीज़ अगर ज़ीरो हो गई, नील हो गई, सपोज लेट्स से कि आपकी वी आपका जो फॉर्मूला है M=V + E + T + I, सॉरी, ओके, +I, तो इसमें से अगर सपोज I नील हो गया तो पूरी वैल्यू जो होगी वो नील हो जाएगी, ओके। तो M मोटिवेशन नील आएगा, ओके, नील इन द सेंस जीरो मोटिवेशन, मतलब मोटिवेशन जो होगा वो आपका एकदम ज़ीरो है। तो इस केस में वो काम ही नहीं करेगा दोस्तों, जो मोटिवेशन उसका बिल्कुल ज़ीरो है वो बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो जो आपका ब्रूम्स मॉडल है उसने यही बोला कि आपका जो तीनों चीज़ है, वैलेंस, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटलिटी, तीनों बराबर होनी चाहिए, उसी से उसको मोटिवेशन मिलेगा और उसको रिवॉर्ड मिलेगा दोस्तों। ये मैंने आपको एडिशनल चीज़ें बताई हैं दोस्तों इसमें, और आपको याद रखना है। बस आपको इसमें क्वेश्चन बनेगा हु हैज़ गिवन द ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल, ओके, और या तो आपको थ्योरी दे दी जाएगी और पूछा जाएगा ये कौन सा मॉडल है, ये ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल है या आपका पॉटर लॉलर मॉडल है या आपका एडम सिक्योरिटी थ्योरी है। तो आपको याद रखना है कि एडम्स ने बोला था कि इक्विटी बराबर होनी चाहिए, जो जिसको जितना इनपुट मिल रहा है वो उतना उसका आउटकम उतना होना चाहिए। उसका वो फिर वो कंपेयर करता है सामने वाले से कि उसको कितना इनपुट मिला और उससे कितना आउटपुट दिया। सिमिलरली फिर उसने फिर आपका आता है ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल, कि वो एक्सपेक्ट पहले से ही वो रिवॉर्ड के बारे में सोचता है कि मुझे कितना रिवॉर्ड चाहिए, उसी के बेसिस पे वो काम करता है दोस्तों। इसके बाद हम जैसे मैंने आपको बताया थी पॉटर लॉलर मॉडल जो आपका वो एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी पे चलता है। सिमिलरली जो आपका ब्रूम एक्सपेक्टेंसी, ब्रूम ने जो बोला था उसी को इन्होंने एक्सटेंशन इसको एक्सटेंड किया और उसका एक्सटेंशन वर्जन है एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे भी, कि जितना एफर्ट आप करोगे उतना ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सीधी सी बात है, जितना एफर्ट आप दोगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, यही प्रोबेबिलिटी रहती है, ओके। अगर किसी ने एफर्ट कम दिया और उसको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ पे वो मोटिवेशन मतलब दोनों में दिक्कत, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत है। मतलब अगर वो कम काम करने के बाद भी उसको मोटिवेशन रिवॉर्ड ज़्यादा मिल रहा है तो वो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, तो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं है दोस्तों। तो इसलिए उसने बोला कि इसमें एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी चलता है कि इतना एफर्ट दोगे तो इतना आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो ये है पॉटर एंड लॉलर मॉडल, ओके। जो लास्ट में हम जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों वो है आपकी गोल सेटिंग थ्योरी, ओके।
तो गोल सेटिंग थ्योरी बेसिकली हम पढ़ने वाले, उसमें गोल सेटिंग थ्योरी, सॉरी ये मार्किंग लग जाता है। गोल सेटिंग थ्योरी क्या रहता है आपका, गोल सेटिंग थ्योरी आपको किसने दी थी, ये लॉके ने दी थी। लॉके का फुल फॉर्म है आपका एडविन लॉके, एक साइंटिस्ट थे, ओके, अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1960s में दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, 1960 में इन्होंने प्रपोज किया था लॉके गोल सेटिंग थ्योरी। लॉके प्रपोज दैट इंटेंशन टू वर्क टुवर्ड्स ए गोल आर मेजर सोर्स ऑफ वर्क मोटिवेशन। ओके, उन्होंने बोला कि अगर आपका गोल क्लियर है तो वो आपको एक एज ए मोटिवेशन की तरह काम करेगा और आप ज़्यादा अच्छे से उस टास्क को या उस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों आपको। उन्होंने बोला कि आपका गोल पहले से क्लियर होना चाहिए, आपको क्या करना है। जब भी हम बात करते हैं कि मेरा गोल तो यार ये है, मेरा गोल तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो पहले इंडिविजुअल का गोल सेट होना चाहिए कि उसको एक्चुअली अपनी लाइफ में करना क्या है। अगर वो उसको चीज़ को फाइंड आउट करने में उसको फाइंड आउट कर लेता है कि मुझे ये करना है या मुझे ये बनना है, फिर वो उसकी तरफ वो कोशिश करता है कि मैं इसको अचीव करने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर वो एफर्ट देना स्टार्ट करता है दोस्तों। तो यही लॉके ने बेसिकली बोला था कि पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए, पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा उस चीज़ को अचीव करने के लिए दोस्तों। तो इसमें मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बेसिकली आपके जो लॉके था, लॉके के साथ एक और साइंटिस्ट थे, जनरली कोई पढ़ाता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ उन साइंटिस्ट का नाम। उन्होंने जो गोल सेटिंग थ्योरी दिया था उनका नाम था लेथम। ओके, इनका भी कंट्रीब्यूशन था इसमें। जनरली जो गोल सेटिंग थ्योरी आती है वो था लॉके, बट उनका एक लेथम करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने साथ में लॉके एंड लेथम दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दिया था दोस्तों। इसमें उन्होंने बताया था कि 5 गोल सेटिंग प्रिंसिपल बताए थे जो जो आपके सक्सेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, वो कौन कौन से थे दोस्तों, एक बार हम चेक कर लेते हैं कि वो कौन कौन से थे दोस्तों। फर्स्ट था आपका, उसमें से क्लैरिटी होनी चाहिए, मतलब जो आपका गोल है, ओके, वो आपका जो आपका गोल है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें उसमें आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। ओके, सेकेंड है आपका वो चैलेंजिंग गोल होना चाहिए। ओके, गोल जो आपका है वो चैलेंजिंग होना चाहिए, उसमें चैलेंज होना चाहिए। थर्ड उसने बोला कि कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट इन द सेंस कि आपका जो कमिटमेंट है उस गोल को कंप्लीट करने के लिए वो होना चाहिए। थर्ड उसने बोला कि फीडबैक जो मिले मतलब आपके बॉस से या आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, उनके थ्रू जो आपको फीडबैक मिले वो प्रॉपर होना चाहिए। फिफ्थ जो उन्होंने बोला था टास्क कॉम्प्लेक्सिटी। अगर देखो दोस्तों सिंपल टास्क होगा तो आपको करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। ओके तो उन्होंने बोला कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए वर्क में तो आपको टास्क कॉम्प्लेक्सिटी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि उसने गोल सेटिंग थ्योरी में क्या बोला। जैसे मैंने आपको बताया गोल सेटिंग थ्योरी लॉके ने प्रपोज की थी, लॉके के साथ में एक और साइंटिस्ट थे जो जिनका नाम था लेथम। ओके, तो लॉके एंड लेथम प्रपोज द गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में उन्होंने हमको बताया कि जो गोल होता है, जो इंडिविजुअल जो होता है वो पहले गोल सेट करता है, उसको गोल सेट करना होता है, उसके बाद ही वो उसके लिए काम कर पाएगा। अगर आपका कोई गोल सेट नहीं है तो आप उसके लिए उतने एफर्ट के साथ काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपको वो कर रहे हैं, आपने एक ऐसे कैजुअल वे में कर रहे हैं, आप उसको अचीव करने के लिए नहीं कर रहे हैं। पहले आपको गोल सेट करना होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो गोल सेटिंग के लिए है, उन्होंने बताया कि अगर आपको अपने जो चांसेस है वो उसको इम्प्रूव करना है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आपके पास 5 पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो आपका फर्स्ट आएगा दोस्तों वो है आपका, जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो है आपका जो आपका गोल जो है वो क्लियर होना चाहिए, गोल में क्लैरिटी होना चाहिए। सेकंड आपका जो गोल है वो आपका चैलेंजिंग होना चाहिए। थर्ड है आपका गोल कमिटमेंट, मतलब आपका जो कमिटमेंट है उस गोल को अचीव करने के लिए वो होना चाहिए। साथ में जो फीडबैक जो अगर जो आपको मिले उसके लिए आपको काम करना चाहिए, और फीडबैक जो हो वो एकदम ट्रू फीडबैक हो। साथ में ऐसा नहीं कि आपको खुश करने के लिए फीडबैक आ गया हो, लेकिन साथ में अगर वो फीडबैक एकदम सही है तो वो फीडबैक आपके फेवर में काम करता है दोस्तों। और लास्ट में उसने जो बोला था कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, तो जो भी आपका जो भी अपने टास्क को जो भी आपने अपना गोल डिसाइड किया है वो एक टास्क, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कुछ अच्छा गोल होना चाहिए। अगर वो सिंपल रहा तो इजीली भी आप फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए आपको उतने एफर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें आपको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अच्छे से अच्छा मोटिवेशन चाहिए तो आपके जो गोल है वो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी होनी ही चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या बोला है इस चीज़ में।
जिससे कि आपको एक बार याद रहेगा आज हमने क्या क्या पढ़ाई की है दोस्तों। सबसे पहले हमने पढ़ाई किया था दोस्तों कि मोटिवेशनल थ्योरी में हमने जो आज जो कवर किया वो थी कंटेंट थ्योरी में दो थ्योरीज थी हमारी। अल्टफर ने ईआरजी थ्योरी, अल्टफर की ईआरजी थ्योरी जो थी वो हमने कवर की थी। अल्टफर ईआरजी का फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताया था एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों मैक्लीलैंड 3 नीड्स थ्योरी कि इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए लाइफ में 3 चीज़ों की जरूरत होती है। फर्स्ट रहता है नीड फॉर अचीवमेंट, फर्स्ट रहता है आपका नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड नीड फॉर पावर, एंड जो थर्ड रहता है वो रहता है नीड फॉर एफिलिएशन दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों कि प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस थ्योरी में हमने पहली जो थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी एडम्स इक्विटी थ्योरी। ओके, उसके बाद जो हमने सेकेंड थ्योरी पढ़ी थी वो पढ़ी थी ब्रूम एक्सपेक्टेंसी मॉडल। ओके, फिर हमने थर्ड जो मॉडल पढ़ा था वो पढ़ा था पॉटर एंड लॉरा मैटर पढ़ा था। ये 3 जो थ्योरी हैं वो आपकी बेसिकली कंटेंट थ्योरी में आती हैं। जो लास्ट में जो थ्योरी पढ़ी थी ओके वो हमने पढ़ा था गोल सेटिंग थ्योरी, जो कि लॉकिन ने दी थी, साथ में लेथम भी थे। दोनों ने मिलकर ये थ्योरी दी थी कि इंडिविजुअल का जो गोल होना चाहिए, गोल के टुवर्ड अगर गोल फिक्स है उसी के टुवर्ड वो काम कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप हमको आपका प्यार हमको मिलता रहे और आज और भी आपके लिए वीडियो नए नए लेके आएँ। मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों आपके लिए, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ और भी काफ़ी अच्छे तरीके से लेके आऊँगा दोस्तों। बट आपका प्यार मिलना चाहिए, इसके लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।